अक्सर ये सवाल उठता है कि दो अलग-अलग स्कूल हैं, दोनों को सरकार से एकदम बराबर फंड मिलता है, एक ही जैसी किताबें मिलती हैं और जहाँ शिक्षकों का वेतन भी बिल्कुल समान है, फिर भी उनमें से एक स्कूल पूरे जिले में टॉप कर जाता है और दूसरा बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझता रहता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसका जवाब किसी भाग्य या सिर्फ ईंट पत्थरों में नहीं, बल्कि एक रूपरेखा में छिपा है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं हम। सबसे पहले शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और शुरुआत में ही मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये जो तुलना दी गई है ना, ये बहुत ही सटीक है। अक्सर जब शिक्षा व्यवस्था की बात होती है तो सारा ध्यान केवल परीक्षा के परिणामों पर चला जाता है। राइट, सिर्फ रिजल्ट्स देखे जाते हैं। हाँ, और हम ये भूल जाते हैं कि उस परिणाम तक पहुंचने के पीछे और जो एक अदृश्य रूपरेखा होती है, जो पर्दे के पीछे का काम होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। सही बात है। और आज के इस डीप डाइव का जो मुख्य विषय है, जो स्रोत और कंटेंट हमारे पास है, वो इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित है, यानी संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर जो डीएलएड या बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है, क्योंकि आज हमारा मिशन है स्लाइड दर स्लाइड इस पूरे विषय को बहुत गहराई से समझना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि संस्थागत नियोजन ये कोई एक दिन का काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि साल के पहले दिन एक डायरी में कुछ लिख दिया और काम खत्म। हाँ, कि बस फाइल बंद कर दी। बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जिसमें देखिए भविष्य के लिए योजना बनाना, उसे जमीन पर उतारना, उसकी निगरानी करना और फिर सुधार करना शामिल है। ये स्लाइड के परिचय में भी बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। संस्थागत नियोजन सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन अगर इसे आसान भाषा में देखा जाए तो ये मुझे किसी लंबी यात्रा पर जाने से पहले एक नक्शा, एक मैप देखने जैसा लगता है। बिल्कुल सही। मतलब जब किसी अनजान रास्ते पर जाना हो तो पहले से तय करते हैं कि कहाँ रुकना है, क्या चुनौतियाँ आएंगी, मंजिल क्या है। विद्यालय के भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई रूपरेखा भी तो यही है ना? एग्जैक्टली। आपकी ये यात्रा वाली एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। विद्यालय भी तो एक यात्रा परी है, जिसके यात्री हमारे छात्र हैं। स्रोत के कंटेंट में भी यही समझाया गया है कि संस्थागत नियोजन का सीधा सा अर्थ है ये तय करना कि क्या करना है, यानी व्हाट टू डू। हाँ, व्हाट टू डू। विद्यालय के उद्देश्य क्या हैं और फिर उन उद्देश्यों से लेकर संसाधनों के सही उपयोग तक का जो सफर है, वही नियोजन है। इसी बात पर मुझे याद आ रहा है, स्रोत में एक पहला स्वमूल्यांकन प्रश्न है, सेल्फ असेसमेंट क्विज 1। क्या कहता है वो? उसका उत्तर यही स्पष्ट करता है कि नियोजन पूरी तरह से एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। ये आज बैठकर कल के बारे में सोचना है। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है, एक बड़ा पुशबैक जो अक्सर दिमाग में आता है। अगर नियोजन ये तय करता है कि क्या करना है, तो प्रबंधन क्या है, मतलब मैनेजमेंट क्या है? क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, और स्लाइड 4 की तालिका को अगर देखें तो ये दोनों शब्द साथ चलते जरूर हैं, लेकिन इनमें एक बहुत स्पष्ट अंतर है। समय के हिसाब से देखें तो नियोजन भविष्य का है। बिल्कुल, नियोजन भविष्य पर केंद्रित है, जबकि प्रबंधन वर्तमान पर। नियोजन सैद्धांतिक और वैचारिक है, यानी ये आपकी थॉट है, आपकी सोच है, जबकि प्रबंधन व्यावहारिक और क्रियात्मक है, वो आपका एक्शन है। अच्छा, मतलब नियोजन एक स्पष्ट नक्शा है, ब्लूप्रिंट है, और प्रबंधन उस नक्शे को वास्तविकता में बदलना है, उसका एग्जीक्यूशन है। एकदम सही। और जो दूसरा क्विज है ना स्रोत में, वो इसी बिंदु को मजबूत करता है कि नियोजन का मतलब है क्या करना है और प्रबंधन का मतलब है कैसे करना है, यानी उन लक्ष्यों को लागू करने के लिए संसाधनों का संचालन करना। अब रूपरेखा तो बन गई, कागज पर सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक तार्किक जुड़ाव अगर बनाए तो एक स्कूल को वास्तव में इसकी इतनी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सफल विद्यालय रूपी इमारत हवा में नहीं खड़ी होती, उसके कुछ स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं। पिलर्स जैसे कौन कौन से? स्रोत के अनुसार ये मुख्य स्तंभ हैं: संसाधन, लक्ष्य, अनुशासन,
समाधान और गुणवत्ता। देखिए, तीसरे क्विज का उत्तर भी यही बताता है कि नियोजन की आवश्यकता का सबसे बड़ा कारण है संसाधनों का अधिकतम और सही उपयोग करना। संसाधन मतलब सिर्फ पैसा? नहीं नहीं, संसाधन का मतलब सिर्फ धन नहीं है। समय, धन और सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन, यानी हमारे शिक्षक। बिना योजना के ये सीमित संसाधन पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तो मतलब अगर प्लानिंग नहीं है तो कितनी भी ग्रांट मिल जाए सब वेस्ट है। बिल्कुल वेस्ट है। नियोजन से ही हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि न्यूनतम खर्च और न्यूनतम समय में सर्वोत्तम शैक्षणिक गुणवत्ता प्राप्त हो सके। वाओ, ऐसे सुनकर मुझे स्रोत की स्लाइड 6 याद आ रही है, वो जो हब और स्पोक इम्पैक्ट मैप है ना। हाँ, वो बहुत ही विजुअल स्लाइड है। उसे देखकर मुझे एक साइकिल के पहिए का उदाहरण दिमाग में आ रहा है, जिसका केंद्र यानी हब वो है शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, और उससे जुड़ी जो तीलियां हैं, स्पोक्स हैं, वह विद्यालय की प्रतिष्ठा, समय का सदुपयोग, शिक्षक दक्षता और छात्रों का सर्वांगीण विकास है। बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये। अगर केंद्र मजबूत है तो बाकी सारी तीलियां अपने आप सही काम करेंगी। राइट। तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? मतलब इसके कदम क्या हैं अगर ग्राउंड पर इसे उतारना हो? स्लाइड 7 इसी बारे में है। नियोजन के प्रमुख चरण, इसे हम सीढ़ियों की तरह देख सकते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है लक्ष्य निर्धारण या गोल सेटिंग। मतलब पहले मंजिल तय करो। बिल्कुल। फिर दूसरी सीढ़ी आती है संसाधनों का आकलन, रिसोर्स असेसमेंट। मतलब लक्ष्य तो तय कर लिया, लेकिन क्या उसे पाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? हकीकत से रूबरू होना। एग्जैक्टली। फिर तीसरी सीढ़ी है योजना निर्माण, प्लान क्रिएट करना। चौथी सीढ़ी है क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। और पांचवी, जो सबसे अहम है, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। मतलब चेक करना कि जो प्लान किया था वो काम कर भी रहा है या नहीं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर कदम अपने पिछले कदम पर निर्भर करता है। मूल्यांकन के बाद अगर लगता है कि योजना काम नहीं कर रही, तो वापस योजना निर्माण पर जाना पड़ता है। यहाँ बात असल में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी सारी सीढ़ियाँ और प्रबंधन, लेकिन स्रोत का कंटेंट स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में रखता है। आप शिक्षक की बात कर रही है ना? बिल्कुल। इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन धुरी तो शिक्षक ही है। इसमें कोई शक नहीं है। स्लाइड 8 इसी केंद्रीय भूमिका का विश्लेषण करती है। देखिए, प्रबंधन चाहे कितना भी अच्छा हो, एसी कमरे में बैठकर कितनी भी बढ़िया नीतियां बन जाएं, असली काम तो क्लासरूम में होना है। हाँ। शिक्षक के विभिन्न दायित्वों में सबसे पहला है योजना में सहयोग देना। फिर आता है कक्षा प्रबंधन। फिर छात्रों की समझ, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। और नवाचार भी तो है, इनोवेशन है कि संस्थागत नियोजन को सफल बनाने में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है, योजना को कक्षा के स्तर पर लागू करना, एग्जीक्यूशन एट द क्लासरूम लेवल। राइट। क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने कहा कि आज प्रोजेक्टर पर पढ़ाना है और बिजली नहीं है, तो वहां मैनेजमेंट नहीं आएगा पढ़ाने। हाँ, वहाँ शिक्षक को नवाचार अपनाना होगा, अपनी सूझबूझ से पढ़ाना होगा। एकदम सही। और अगर हम इस पूरे स्रोत को, इस पूरी चर्चा को एक गणितीय समीकरण के रूप में देखें, एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह, तो स्लाइड 9 हमें सफलता का एक बहुत ही स्पष्ट सूत्र देती है। अरे वाह, क्या सूत्र है वो? सूत्र है नियोजन प्लस प्रबंधन प्लस सक्रिय शिक्षक बराबर छात्र का सर्वांगीण विकास। विजन प्लस एग्जीक्यूशन प्लस एक्टिव फैसिलिटेटर इक्वल्स टू स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। इनमें से एक भी तत्व गायब हो, मान लीजिए नियोजन है, प्रबंधन है, लेकिन शिक्षक सक्रिय नहीं है, तो खैर शून्य। बिल्कुल शून्य। विद्यालय का संचालन प्रभावी नहीं हो सकता। इसीलिए स्लाइड 18 का जो निष्कर्ष है वो बहुत शक्तिशाली है। क्या कहता है वो? उसमें लिखा है, नियोजन के बिना प्रबंधन दिशाहीन है और एक कुशल शिक्षक के बिना दोनों अधूरे हैं। उफ, ये बहुत ही गहरी बात है। नियोजन के बिना प्रबंधन दिशाहीन है और कुशल शिक्षक के बिना दोनों अधूरे हैं। ये तो पूरी चर्चा का एकदम सार है। बिल्कुल। ये श्रोताओं को, विशेषकर विद्यार्थियों को, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की इस चर्चा से ये तो स्पष्ट हो गया कि ब्लूप्रिंट बनाना और उसे जमीन पर उतारना ये कोई साधारण काम नहीं है। लेकिन इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों के लिए सोचने हेतु एक नया प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। एक प्रोवोकेटिव थॉट। हाँ, जरा सोचिए, अगर किसी प्रबंधन समिति द्वारा बनाई गई बहुत ही सख्त योजना, एक रिजिड ब्लूप्रिंट और एक विशेष कक्षा के छात्रों की वास्तविक जरूरतों के बीच टकराव हो जाए,
तो क्या होना चाहिए? ये तो अक्सर होता है ग्राउंड रियलिटी में। तो ऐसे में एक शिक्षक को उस तय ब्लूप्रिंट से हटकर नियमों को किनारे रखकर नवाचार करने की कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए? क्या सिस्टम बड़ा है या छात्र की तत्कालीन आवश्यकता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही शानदार सवाल है ये सोचने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखने की इस यात्रा में बने रहें। जाते जाते एक छोटा सा रिमाइंडर, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।